हेलो। तो आज अपन रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्या? तुम कहोगे कि रे ऑप्टिक्स क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो कर लेते हैं, और सिंपल भी है। क्या है? सिंपल चैप्टर भी है ना? तो देखो, अभी वेव ऑप्टिक्स बचा है ना? तो वेव ऑप्टिक्स अपन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले रे ऑप्टिक्स करते हैं, है ना? एक ही बात है, कोई से पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मतलब कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है इतनी, हाँ। तो अब अपन करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो देखो, रे ऑप्टिक्स में प्रकाश प्रकाश और इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रकाश और इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। जब प्रकाश किसी माध्यम पर आपतित किया जाता है तो इसका परावर्तन तथा अपवर्तन एक साथ होता है। यह बात याद रखनी है अपन को। दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग तथा तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवृत्ति तथा रंग समान रहते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, मेरी बात समझो। यहाँ अपन प्रकाश और इसके प्रभाव पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, पहली बात मेरी समझो, छोटी छोटी बातें समझो आज, कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम क्या होता है? देखो, माध्यम माध्यम कई प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होती है निर्वात, फिर आती है हवा, फिर आता है माध्यम। अब देखो, निर्वात अपन बना नहीं सकते, है ना? बनाया नहीं जा सकता, इसलिए हवा को निर्वात के सापेक्ष बराबर माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्वात और हवा लगभग बराबर मानी जाती है, कि यानी हवा में कुछ भी नहीं है, कोई कण नहीं है ना? ऐसे समझा जाता है। तो माध्यम क्या होता है? जैसे कांच की पट्टी का पानी, है ना? एक 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 धूल भरा, जैसे धूल भरी जगह, जैसे बहुत ज्यादा धूल उड़ी होती है ना, ऐसी अब कोई प्रकाश की किरण एक नॉर्मल वातावरण से धूल भरे वातावरण में प्रवेश करे तो उसका माध्यम, यहाँ माध्यम परिवर्तित हो रहा है। कांच की पट्टिका में प्रवेश करे तो माध्यम परिवर्तित, अब पानी में प्रवेश करे तो माध्यम परिवर्तित। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, है ना? तो उसको क्या कहते हैं अपन? उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक तो प्रकाश होता है तरंग के रूप में, एक होता है कण के रूप में, है ना? तो यहाँ अपन प्रकाश की तरंग प्रकृति की बात करेंगे, किसकी? कण प्रकृति की बात अपन नहीं करेंगे। लाइट की, प्रकाश की कण प्रकृति की बात की जाती है मॉडर्न फिजिक्स में, है ना? मॉडर्न फिजिक्स में, है ना? मॉडर्न फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हुए, आइंस्टीन का प्रभाव हुआ, इन सब प्रभावों में अपन प्रकाश की जो प्रकाश का कण प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। जैसे डी ब्रोगली समीकरण, बोहर का परमाणु मॉडल, इन सभी प्रभावों में किसका उपयोग किया जाता है? कण प्रकृति का। लेकिन तरंग प्रकृति का प्रभाव का उपयोग, तरंग प्रकृति का उपयोग किया जाता है व्यतिकरण में, है ना? विवर्तन में, है ना? ये व्यतिकरण और विवर्तन अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पढ़ेंगे अपन अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश के दो प्रभाव तो अपन पढ़ते हैं, किसमें? व्यतिकरण और विवर्तन, तो वेव ऑप्टिक्स में। और अपवर्तन और परावर्तन पढ़ते हैं अपन रे ऑप्टिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं प्रकाश की कण प्रकृति के प्रभाव। जैसे प्रकाश की जो फोटोन प्रभाव हुआ, ये सारे प्रभाव किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में, है ना? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल होते हैं ना, उनमें। जैसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किस किसने दिए? रदरफोर्ड ने दिया, बोहर ने दिया,
है ना। थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया, फिर बोर के बाद कौन आया, डी ब्रॉगली आया, हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत प्रकाश की कण प्रकृति के लिए थे। और ये चारों सिद्धांत किसके लिए हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए। तो अपन अब रे ऑप्टिक्स में अपवर्तन पढ़ेंगे और परावर्तन पढ़ेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई मतलब एक दूसरे से लेना देना इतना है नहीं, है ना। तो देखो, अपवर्तन और परावर्तन दोनों एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ। जब भी मतलब एक मीडियम से, एक ये एयर थी, एयर से प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में जा रही है, कांच की पट्टिका में जा रही है, तो इस सतह पर अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, एक साथ होता है ना। जब भी देखो प्रकाश की जो तरंग चलती है, मतलब वो प्रकाश की तरंग ये जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश की तरंग की दो चीजें होती हैं, एक तो इसकी ये फ्रिक्वेंसी होती है ऊपर नीचे वाली, है ना, और एक इसकी आवृत्ति होती है। कि आवृत्ति क्या होती है, देखो आवृत्ति, देखो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी तो इस लेवल पे जा रही है, मतलब फ्रिक्वेंसी जैसे ये मीडियम है ना, ये मीडियम है, तो ये प्रकाश की वेव जा रही है ना, ये जाने की दिशा है, तो फ्रिक्वेंसी ये रही। लेकिन जैसे ही मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो आवृत्ति चेंज नहीं होती है, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये दूर दूर जाएगी, बस ये फर्क पड़ जाता है। यानी इसकी जो लैम्बडा आवृत्ति है ना, लैम्बडा, वो तरंग दैर्ध्य ये परिवर्तित होती है, लैम्बडा परिवर्तित होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, ये जो इसकी आवृत्ति है ऊपर नीचे जाने की, ये आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी को कहते हैं लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं, और लैम्बडा, इस दूरी को लैम्बडा कहते हैं, है ना। एक वेव होती है, प्रकाश की कोई वेव होती है ना, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं अपन ये सब चीजें। तो ये होती है, देखो ये देखो, ये तो इसकी आवृत्ति हुई यहाँ से यहाँ तक, है ना, आवृत्ति, ये तो पूरी आवृत्ति हुई, और ये इसकी तरंग दैर्ध्य हुई लैम्बडा। लैम्बडा क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा ये चेंज होता है, ठीक है। इसकी आवृत्ति चेंज नहीं हो, तो आवृत्ति चेंज नहीं होती, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है। और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति समय फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी एफ, वो समानुपाती होती है 1/t के, ये अपन जानते हैं। तो समय काल भी चेंज नहीं होता, और आवृत्ति के साथ साथ वेग भी चेंज नहीं होता है ना। तो अब अपन को क्या याद रखना है कि जब भी मतलब कोई किरण, प्रकाश की किरण किरण एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसमें क्या क्या चेंज होगा, उसमें उसकी तरंग दैर्ध्य चेंज होगी, यानी लैम्बडा चेंज होगा, है ना। उसकी आवृत्ति समान रहेगी, है ना, उसका वेग समान रहेगा। उस अब जो जैसे हरी रंग की तरंग थी, ये पीली रंग की तरंग थी, तो उसका कलर भी क्या होगा, अरे सॉरी, वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा, आवृत्ति परिवर्तित होने से वेग परिवर्तित, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होने से वेग परिवर्तित होगा, और आवृत्ति समान होने से उसका जो रंग है ना, रंग वो परिवर्तित नहीं होगा, रंग समान होगा। मतलब आवृत्ति समान होने से रंग समान होगा, तरंग दैर्ध्य बदलने से वेग परिवर्तित होगा। तो इसमें दो चीजें सेम और दो चीजें बदलती हैं, एक तरंग जब भी जाती है। तो अब देखो, ये जो सतह है, देखो समझो, मान लो ये एक सतह है, क्या है, सतह। अभी ये सतह क्या है, इसके नीचे दूसरा मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 हमेशा क्या लिया जाता है, एयर, क्या लिया जाता है, एयर, जब तक कहे ना, एयर या निर्वात। अब मान लो ये इस मीडियम पर अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब, यानी इस मीडियम से लंबवत रेखा क्या होती है, लंबवत रेखा, ये क्या होता है, इसका अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब। तो अभिलंब से जब कोई किरण थीटा कोण पर आए,
कहाँ से? देखो हमेशा जो कोण मापना है वो अभिलंब से मापना है। क्या होना है ना? अभिलंब से जब कोई किरण आती है ना, तो इस किरण का क्या क्या होगा? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, ये क्या है? रे रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण है। ये क्या है? प्रकाश की किरण आई, माना एक किरण की बात करेंगे अपन, एक किरण, प्रकाश की किरण, तो इसका अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। अब तुम्हें अपवर्तन और परावर्तन आने चाहिए। होते क्या है भाई? तुम्हें अपवर्तन और परावर्तन नहीं आते हैं क्या? हम्म? अपवर्तन परावर्तन यहाँ पढ़ते हैं। तुम्हें यार मुझे अपवर्तन और परावर्तन तो पहले पढ़ाना चाहिए था ना। अरे यार इतना समझ जाओगे कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। यार पहले यही पहला चैप्टर कराऊं क्या? रुको मैं खुद एक बार। यार अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है जानते हो ना? हम्म? मुझे लगता है तुम्हें आता होगा यार अपवर्तन और परावर्तन। अरे आता होगा, चलो अपन समझ लेंगे ना धीरे धीरे, क्या दिक्कत है। देखो तो अपवर्तन परावर्तन तो क्या होता है? परावर्तित हुए, तो इससे देखो जब ये प्रकाश की किरण आती है ना, तो ये देखो अभिलंब अंदर तक जाता है, अभिलंब, ये अभिलंब है। तो ये अभी अब देखो जानी कैसे चाहिए थी? सीधी जानी ऐसे चाहिए थी, है ना? लेकिन ये क्या होती है, ये थी इस कोण से, या तो इधर पर अपवर्तित हो जाएगी या इधर अपवर्तित हो जाएगी। कहीं अपवर्तित हो जाएगी, वो इस माध्यम पर निर्भर करती है कि वो इधर झुकेगी कि इधर झुकेगी, वो अपन बाद में सीखेंगे। मान लो ये किरण इधर झुक गई, तो ये इस कोण से देखो कितना परिवर्तित हो गई, ये कुछ कोण परिवर्तित हो गई। क्या हुआ है? कुछ कोण परिवर्तित हुई है ना? ये कुछ कोण परिवर्तित हो गई, इसको मान लो अल्फा कोण परिवर्तित हो गई, है ना? इससे जानी इधर चाहिए थी सीधी, लेकिन अल्फा कोण परिवर्तित हो गई। और ये इसी टाइम इसका कुछ भाग परावर्तित भी होता है। तो ये होती है अपवर्तित किरण, ये होती है परावर्तित किरण। क्या होती है? और ये आपतित किरण है ना? ये क्या है? आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। समझ आई बात है? चलो इतना तुम्हें समझाया। तो देखो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं अपना आपतन कोण। क्या कहते हैं भाई? आई बराबर आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, है ना? और जो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण कोण बनाती है, परावर्तित किरण कौन बनाती है, उसे कहते हैं अपन परावर्तन कोण, जिसे आर से लोग करते हैं, आर से। तो आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। और अल्फा क्या है? अल्फा है अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है। अब देखो आपतित किरण ने इस अभिलंब इसके साथ जो कोण बनाया सतह के साथ, उसको कहेंगे अपन थीटा। और इसके साथ जो कोण बनाया उसको कहेंगे थीटा। मैंने दोनों थीटा क्यों कहे? क्योंकि क्योंकि परावर्तन का एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी ये कोण दोनों बराबर हैं।
हमेशा। ये अपवर्तन का नियम होता है। ठीक है, इतनी बात समझाई तुम्हें, चलो ठीक है। अब देखो, तुम्हें ये बात है तो मैं परावर्तन में बताऊंगा, लेकिन अब समझो आपतित किरण आई, है ना, इसको दोबारा से बनाओ। छोटी छोटी बातें समझ लो आज, फिर अपन अच्छे से स्टार्ट करेंगे कल, है ना। तो देखो, ये अभिलंब था, इससे ये आपतित किरण आई, ये कुछ परावर्तित हुई और अपवर्तित हुई और कुछ परावर्तित हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो आपतित किरण का वेग v था, है ना, आवृत्ति f थी, फ्रीक्वेंसी f, है ना, और लैम्बडा इसकी तरंग दैर्घ्य थी और आई इसकी तीव्रता थी। क्या थी? तीव्रता। क्या थी भाई? तीव्रता, इंटेंसिटी, है ना, तीव्रता थी। ये सब चीजें थी, है ना, वेग, ये आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता, है ना। है ना, तो ये लाइट की वेव जा रही है, जैसे ही ये अपवर्तित होती है तो इसकी वेग बदल जाता है, आवृत्ति बदल जाती है, लैम्बडा बदल जाता है और तीव्रता भी बदल जाती है, सारी चीजें बदल जाती है, क्योंकि ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, अपना माध्यम 2 था। लेकिन देखो, ये जो परावर्तित किरण है, किरण, ये समझो इसी मीडियम से आई और इसी मीडियम में चली गई, है ना, इसी मीडियम से आई, इसी मीडियम में चली गई। समझ रहे हो बात? इसी मीडियम में आई और इसी मीडियम में चली गई, मतलब इसने, देखो अपन ने अभी पढ़ा था कि प्रकाश यानी लाइट वेव, है ना, लाइट वेव जब 1 टू मीडियम 2 जाती है तो लैम्बडा चेंज होता है ना, और आवृत्ति, देखो, तरंग दैर्घ्य चेंज होने के साथ साथ इसका वेग भी चेंज होता है ना, और क्या चेंज नहीं होती? आवृत्ति नो चेंज, है ना, और आवृत्ति के साथ साथ, आवृत्ति के साथ साथ जो उसका कलर है यानी रंग, वो भी नो चेंज। देखो, पर यहाँ देखो कब होती है चेंज? जब 1 मीडियम टू सेकेंड मीडियम जाए तब। लेकिन अपन ने देखो, ये वाली किरण जो आई और आके उल्टी चली गई, तो इस वाली के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये मीडियम 1 में ही काम हुआ है, पूरा मीडियम 1 में ही काम हुआ है। तो लैम्बडा भी नो चेंज, वेग भी नो चेंज, है ना, आवृत्ति भी नो चेंज और इंटेंसिटी भी नो चेंज, सब कुछ सेम होगा इसी की तरह। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये मीडियम दूसरा था, है ना, ये दूसरा मीडियम था। तो अब तुम्हें एक फॉर्मूला यहाँ याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? वेग बराबर होगा आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। वेग क्या है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना। ये क्या है? वेग, वेग है ये, वेग, है ना, और वेग किस पर निर्भर करेगा? मीडियम पर। किस पर? मीडियम पर। अगर माध्यम सघन हुआ और अगर विरल माध्यम से, विरल माध्यम और सघन माध्यम, विरल का मतलब होता है पतला, मीडियम पतला क्या होता है? जिसमें कण नहीं हो। प्रकाश की जो वेव होती है वो कणों से विचलित होती है। किससे विचलित होती है? कण से, है ना, कणों से। तो देखो, विरल माध्यम क्या होता है? हवा, हवा बिल्कुल पतली होती है, एक धूल भरी हवा, कोहरा, ये सब क्या होते हैं? कोहरा, धूल भरी हवा, ये सब सघन माध्यम होते हैं। पानी सघन माध्यम, कांच सघन माध्यम, ग्लिसरीन सघन माध्यम, है ना। तो अब पानी से, पानी, पानी तो होता है विरल माध्यम, और पानी की हवा होती है विरल माध्यम, और सघन माध्यम होता है पानी, कांच, है ना, लोहा, लोहा भी तो रिफ्लेक्शन करता है, सोना चांदी सब रिफ्लेक्शन करते हैं, परावर्तन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई। तो ये सब सघन माध्यम होते हैं। तो ये जो वेग होगा, जो तरंग का ये जो वेग होगा वो किस पर निर्भर करेगा? मीडियम पर। कैसे? कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में करंट जाएगी, करंट जाएगी तो वेग घटेगा,
वेग घटेगा। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम के कण प्रकाश के वेग को रोकेंगे, प्रकाश को धीमा करेंगे। अगर विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वेग बढ़ेगा, वेग क्या होगा? बढ़ेगा। तो वेग का बढ़ना और घटना किस पर निर्भर कर रहा है? माध्यम पर, प्रकाश की किरण पर निर्भर नहीं कर रहा। प्रकाश जिस जिस मतलब ये किरण जिस सोर्स से आई है, लट्टू से आई है, बल्ब से आई है, या सूर्य की किरण है, या कोई टॉर्च की है, या फिर कोई आग जला रखी है उसकी किरण है, किसकी किरण है? इसके जो सोर्स है, सोर्स मीडियम है, उस पर निर्भर नहीं कर रहा। तो अपन क्या कह सकते हैं? वेग किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है, माध्यम पर निर्भर करती है। तरंग दैर्ध्य, देखो तरंग दैर्ध्य किसकी निर्भर? तरंग दैर्ध्य देखो, यहाँ देखो, तरंग दैर्ध्य एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नो चेंज होती है। वो आवृत्ति आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है? ओनली सोर्स पर, कि इस सोर्स से 300 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति का आ रहा है, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति का आ रहा है, जिस हर्ट्ज की आ रहा है उसी हर्ट्ज का रहेगा। तो ये किस पर निर्भर करती है? सोर्स की प्रकृति है, सोर्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। अब लैम्बडा देखो, लैम्बडा, अब लैम्बडा चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर, है ना? लैम्बडा चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर, बिल्कुल। लैम्बडा होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर चेंज होता है, और लैम्बडा चेंज होता है सोर्स बदलने पर भी। कैसे? तुमने एक तो देखो, प्रकाश की वेव ये होती है ना? ये इसका लैम्बडा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी एक आवर्त काल पूरा करने का। जैसे साइन की वेव पूरी कहाँ होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? तो साइन की वेव पूरी हुई, देखो ये 0 डिग्री एंगल, ये 180 डिग्री एंगल, तो साइन यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, तो ये इसका एक लैम्बडा हो गया। कितना? एक लैम्बडा। कॉस की वेव कैसी होती है? कॉस की वेव ऐसी होती है ना? तो ये इसका एक लैम्बडा हो गया। तो एक लैम्बडा क्या होता है? पूरी वेव, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वेव लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की पूरी वेव लो, वो वेव के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है? वेव कहाँ से कहाँ तक की अपन ले रहे हैं, ठीक है? लैम्बडा क्या होगा? पूरा 180 का एंगल लो, एक ये एक श्रृंग और एक गर्त, दोनों मिला के देखो, इसमें एक गर्त है और दो आधे श्रृंग है, तो दो आधे श्रृंग मिलके क्या बना लेंगे? एक श्रृंग और एक गर्त, ऐसे। तो ये लैम्बडा इस पर निर्भर करेगा। अब देखो ये लैम्बडा पास पास हुआ, ऐसे वेव जा रही है, एक ऐसे जा रही है दूर दूर, तो ये लैम्बडा कम ज्यादा हो जाएगा। कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल, है ना? तो देखो, लेकिन वेग अपन ने पढ़ा है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ फिक्स है। क्या है? फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन मीडियम में जाने पर क्या हो रही है? प्रकाश की चाल बदल रही है। तो वेग किसकी प्रॉपर्टी हुई? मीडियम की। किसकी हुई? मीडियम की। आवृत्ति है जो सिर्फ सोर्स बदलने पर चेंज हो रही है, तो सोर्स की प्रकृति। पर लैम्बडा मीडियम मीडियम बदलने पर भी बदल रहा है और सोर्स बदलने पर भी बदल रहा है। एक तो यार तुम तेज रोशनी वाला प्रकाश लाओ, है ना? एक लाओ तुम ऐसा प्रकाश, देखो अपने फोन की टॉर्च होती है, फोन की टॉर्च होती है, उसकी जो लाइट होती है वो ऐसे फैलती है, यानी उसकी लैम्बडा बहुत ज़्यादा है, लैम्बडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूर तक फैलती है, चौड़ाई में फैलती है। लेकिन वहीं एक तुम टॉर्च लाओ और उसका बल्ब लेके आओ, तो उसकी उसकी लैम्बडा बहुत ऐसी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी जाती है, उसकी लाइट ऐसे लंबी जाती है कि नहीं आती? लंबी। तो ये अपनी सोर्स पे चेंज नहीं हो गई, लाइट सोर्स पर चेंज नहीं हो गई, तो हाँ, तो लैम्बडा होती है वो सोर्स की भी होती है, और सोर्स तथा सोर्स तथा मीडियम मीडियम दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दोनों से चेंज होती है, दोनों की प्रॉपर्टी है। अगर सोर्स बदला तब भी लैम्बडा बदल सकता है, और मीडियम बदला तब भी लैम्बडा बदल सकता है, ठीक है? तो इतनी बात तुम्हें समझ आई, है ना? इतनी बात तुम्हें समझ आई। वेग बराबर क्या होगा? आवृत्ति इंटू लैम्बडा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, आवृत्ति इंटू लैम्बडा, है ना? आवृत्ति इंटू लैम्बडा, ठीक है? अब देखो, ये तुम्हें समझ आ गया बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, आगे चलो। अब आगे की बात देखते हैं अपन। देखो, प्रकाश की किरणों की बात करते हैं।
प्रकाश कई तरीके से निकल सकता है, प्रकाश कई तरीके से आ सकता है। वो प्रकाश आने पर निर्भर करता है कि प्रकाश कैसे आ रहा है। देखो, प्रकाश की जो किरणें, अगर कोई ऐसे बड़ा सोर्स हो, जैसे सूरज बड़ा सोर्स है भाई, है ना, सूरज बड़ा सोर्स है, तो सूरज से आने वाली लाइट होती है ना, वो सारी समानांतर होती है। जो लाइट की किरणें होती है सभी समानांतर और एक ही दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। इसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, है ना। अगर जैसे अपन अवतल लेंस पढ़ते हैं, उत्तल लेंस जो जैसे जैसे बूढ़े बड़े लोगों का चश्मा होता है, मोटा लेंस आता है, एक मोटा उत्तल लेंस, है ना। मोटा ऐसा लेंस नहीं आता है, ऐसा ऐसा लेंस, ऐसा वाला लेंस आता था। और उससे अपन क्या करते, कागज पे आग लगाते थे, तो प्रकाश की लाइट तो सीधी आती, लेकिन वो सारी लाइटों को एक बिंदु की ओर मोड़ देता था, एक बिंदु के लिए और मोड़ता था। ये उत्तल लेंस काम करता है, ऐसा करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ऐसी जो एक बिंदु की ओर अग्रसर हो, तो ऐसी किरणें जो सिर्फ एक बिंदु पर आरोपित हो, इसे कहते हैं अभिसारी पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी, देखो नाम तो याद रखने होंगे, अभिसारी पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुमने अवतल लेंस पढ़ा है, अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस, ऐसा लेंस, ऐसा, इस प्रकार का। ये जब ये कैसा चश्मा है, मेरा जैसा चश्मा है, जो नॉर्मल बच्चों को लगता है, ये माइनस वाला है, ये प्लस नंबर वाला है, माइनस वाला। इसकी जो लाइट आती है ना, वो ऐसे लाइट ऐसे फैलती है। क्या होती है? फैलती है। क्या होती है? ऐसे फैलती है। तो जो जब लाइट किसी माध्यम से ऐसे फैलती हुई प्रतीत हो कि ऐसे दूर दूर जा रही है ना, दूर दूर यानी फैलती हुई प्रतीत हो, तो इसे कहते हैं अपन अभिसारी पुंज। मतलब एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है ये, है ना, इसे कहते हैं अपसारी, अपसारी पुंज, है ना, अपसारी पुंज, इसे कहते हैं क्या? अपसारी पुंज। तो देखो, अब तुम यहाँ तक एक बार लिखो, क्या करो, यहाँ तक लिखो। तो लो, ये देखो, रे ऑफ टेक्स्ट तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है। एक बार अच्छे से इसको लिखो कि यह भौतिक, लिखो, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। इसके प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में आपतित किया जाता है, यानी आपतित मतलब चलता है माध्यम में, तो इसका परावर्तन तथा अपवर्तन एक साथ होता है। दूसरे माध्यम में जाने पर, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदलती है, पर जबकि आवृत्ति तथा रंग समान रहता है। अरे यार, तुम रेड लाइट भेजोगे तो रेड ही रहेगी, थोड़ी ना चेंज हो जाएगी उसका कलर, है ना। तो ये देखो, ये तुम्हें वो बता रहा है कि ये अभिलंब होता है, अंदर तक जाता है ना। और ये अपवर्तन हुआ है, ये परावर्तित किरण है। ये परावर्तन में कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, अपवर्तन में चेंज हो रही है, क्योंकि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। और ये क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है वेग। आवृत्ति क्या है? सोर्स की प्रॉपर्टी है। लैम्बडा क्या है? मीडियम और सोर्स की प्रॉपर्टी है। ये यहाँ लिख लेना, प्रकाश की किरणें किसी प्रकार, 3 प्रकार की किरणें होती है प्रकाश की। अगला टॉपिक लगा लो हेडिंग जमा के, अगला टॉपिक लगा लो रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन। जल्दी से तो देखो, अब तुम्हें परावर्तन में समझो पहले। तो देखो, रिफ्लेक्शन जमा लिया हेडिंग, तो पहली लाइन लिखो इसमें कि जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, अब वो चाहे दर्पण हो चाहे कोई माध्यम हो, देखो इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो दर्पण ही होना चाहिए, है ना, कोई माध्यम, है ना, कोई माध्यम से टकराती है या दर्पण से टकराती है, तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी किसी दर्पण से टकराती है, तो वो उसी माध्यम में लौट आती है, इसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मेरी बात समझो, लिखना बाद में, अभी ये लाइन लिख ली, अभी समझो मेरी बात है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन, देखो, ये कोई दर्पण की सतह है ना, तो इस पर कोई लाइट आएगी,
और लाइट वापस चली जाएगी। ये प्रकाश का परावर्तन होता है सिंपल भाषा में, है ना। ये दर्पण की सतह है। मैं ऐसे डॉट डॉट लगा दूं ना, इसका मतलब तुम समझ लेना ये दर्पण की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दर्पण की। तो जो प्रकाश की जो आपतित किरण होती है इसको आई कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? आई, है ना। देखो आई कहते हैं। अब देखो यहाँ अपन ने ये आई इसकी दिशा है आपतित किरण की। ये क्या है? आपतित किरण है आई, है ना। पर अब देखो इसकी दिशा तो है कि इस दिशा में आ रही है, ये अभिलंब है ना, कि अभिलंब है। दिशा तो है लेकिन इसका परिमाण नहीं है अपने पास। परिमाण क्या मान रहे हैं? एकांक। तो एकांक सदिश होता है, उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। इसलिए आपतित किरण को एकांक सदिश कहते हैं। कारण क्योंकि आपतित किरण कितने कितने परिमाण की आ रही है उसका परिमाण नहीं पता है अपन को, इसलिए उसका परिमाण एकांक माना जाता है। क्या माना जाता है? एकांक, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जितने वेक्टर हैं उनकी सिर्फ दिशाएं होती हैं, परिमाण नहीं होता। और जैसे जैसे ये आपतित किरण आई, ऐसे ही आपतित किरण मैंने क्या बताया था? अभिलंब से आपतन कोण बनाती है आई। क्या बनाती है भाई? आपतन कोण, है ना। और ये क्या है? परावर्तित किरण, और इसको कहते हैं आर कैप। कैप क्यों कहा? क्योंकि परिमाण नहीं है, सिर्फ दिशा दिशा है, सिर्फ दिशा दिशा है। तो ये है अपनी परावर्तित किरण, और ये कौन बनाती है? आर, परावर्तन कोण। क्या बनाती है? परावर्तन कोण। और जो ये दिखा है तुम्हें, ये है अभिलंब एन कैप। इसका भी परिमाण नहीं है, इसकी भी दिशा है, बस ये रहा दिशा। ठीक है। अब देखो अंदर की तरफ ये रहा इसकी दिशा, बाहर की तरफ ये रही एन कैप की दिशा। हर तरफ इस सतह से ऊपर और नीचे एन कैप की दिशाएं होती हैं। ठीक है। अपवर्तन के लिए ये दिशा काम में ली जाती है, परावर्तन के लिए ये दिशा काम में ली जाती है। क्योंकि देखो यहाँ तो होता है मीडियम वन, यहाँ अगर देखो अभी यहाँ सतह नहीं है तो इसलिए अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर सतह नहीं है ना। मिरर है, मिरर पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है। जो जो शीशा होता है वो पूरी तरह जो चीज जो किरण आएगी उसे पूरी तरह बाहर भेजता है। ये दर्पण की खासियत होती है। दर्पण 100% रिफ्लेक्शन करता है, 100% परावर्तन करता है। एक दर्पण होता है वो 100% परावर्तन करता है। क्या करता है? 100% परावर्तन। अब समझ आया? तो देखो आपतन, आप इसके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं भाई? इसके दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो इसका पहला नियम लिखो। अबे तुमने पर ये लिख लिया ना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे परावर्तन कहते हैं। ये देखो अबे नहीं दिख रहा। तो ये इसके दो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। मैं बोल के लिखा देता हूँ, लिख लो इनको। तो देखो लिखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम लगाओ हेडिंग। क्या लगाओ? पहला नियम। तो इस पहला नियम का मतलब है जो आपतित किरण, पहला नियम समझो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, है ना। तो नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम लिख लो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण के का मान समान होता है। मतलब आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। ये दो नियम है इस परावर्तन के। पहला नियम क्या है? अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो जो ये बराबर है तो ये थीटा होता है, ये दोनों थीटा थीटा होते हैं। ठीक है। तो अब तुम्हें परावर्तन समझ आया। ये चित्र भी बनाना है भाई, ये चित्र भी बनाना है। और चित्र में तुम्हें पूरी चीजें लिखनी भी है, ये चीजें लिखनी भी है। क्या क्या?
कि ये आपतित किरण है, ये समतल दर्पण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये लिखना है आपतन कौन है, ये परावर्तन, ये आपतन कौन है, ये परावर्तन कौन है ना। और तुम्हें ये भी लिखना है कि आई कैप क्या है, आपतित प्रकाश का एकांक सदिश, ये सब कुछ लिखना है। ये तुम्हें अभी सिखाऊंगा, ये तुम्हें सिखाऊंगा ना अभी। तो अब इस चीज को सीख लें। तो देखो 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 मेरी बात समझो। बात क्या है समझने लायक, कि ये तो तुम्हारी आपतित किरण थी, ये तुम्हारी परावर्तित किरण थी, ये तुम्हारा अभिलंब था, है ना, ये समतल दर्पण था, ठीक है। ये तुम्हारा आई कैप, आर कैप, एन कैप, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये समतल दर्पण है, ये इन वेक्टर की डायरेक्शंस लिख लें एक बार। इस वेक्टर की डायरेक्शंस लिख लें। तो देखो इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर, यानी एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे आया, और इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर, है ना, है ना, इस वेक्टर की। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है, क्या चक्कर है भाई। हम्म, कि ये तीनों समतलीय सदिश हैं। क्या है भाई, समतलीय सदिश हैं तीनों। तीनों क्या है, समतलीय सदिश। क्या है भाई, समतलीय सदिश। तीनों क्या है, तीनों क्या है, समतलीय सदिश। क्या है भाई, समतलीय सदिश। और समतलीय सदिशों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, जीरो। यानी अगर दो समतलीय सदिशों के गुणनफल को, यानी दो समतलीय सदिशों के सदिश गुणनफल को, देखो दो समतलीय सदिश क्या होते हैं, दो समतलीय सदिश जैसे मैंने चुने आई और आर। आई और आर क्या है, समतलीय सदिश। क्या है भाई, समतलीय सदिश। दो समतलीय सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी आई कैप इनटू आर कैप, ये क्या होता है, सदिश गुणनफल। को अगर तीसरे समतलीय सदिश से डॉट गुणनफल किया जाए, अदिश गुणनफल किया जाए तीसरे सदिश से, तो उसका परिमाण आता है जीरो। ये समतलीय सदिश का नियम है, चाहे तुम वेक्टर में जाके देख लो। ये क्या है, समतलीय सदिशों का नियम होता है। तो अब देखो दो समतलीय सदिश ये भी हो सकते हैं, एन कैप आर कैप, एन कैप इनटू आर कैप डॉट किसके साथ कर दो, आई कैप के साथ, ये भी जीरो, है ना। तो देखो ऐसे सारे समतलीय सदिशों का कर लो, जैसे एन आर का कर लिया अपन ने, है ना। तो एक इसका कर लो आई एन का, आई कैप इनटू एन कैप, इन दोनों का क्या हो गया, ये तो सदिश गुणनफल, और इस सदिश गुणनफल का परिमाण। देखो ये क्या है, सदिश गुणनफल का परिमाण है, ये परिमाण है। ये क्या है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण, और इस परिमाण को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन वेक्टर से। अब देखो तुम्हें ये जीरो कैसे आ रहा है, मेरी बात समझो, ये जीरो आ कैसे रहा है। देखो सदिशों के जो सदिश गुणनफल का जो परिमाण आता है ना, परिमाण आता है वो क्या होता है, देखो आई और आर, आई और आर, देखो ये सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण है। इस परिमाण का हम मल्टीप्लाई विद एक वेक्टर से कर रहे हैं, वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आता है। ये समतलीय सदिशों का नियम होता है, इसमें आएगा आर कैप बराबर जीरो, डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हें वेक्टर में बताया था यार। तो देखो ये तुम्हें लिखना है भाई, ये
चीज है, तीनों समतलीय सदिश है, इस कारण हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। और आई क्या है यहाँ, आपतित प्रकाश का एकांक सदिश, आर क्या है, परावर्तित प्रकाश का एकांक सदिश। ये तुम्हें अब लिख लेना है, पूरा पूरा लिख लेना है ये जो कि दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझो, ये लिख लिया, इसके बाद क्वेश्चन समझो, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समतल दर्पण एक्स जेड प्लेन में रखा गया है, यदि आपतित प्रकाश एक सदिश द्वारा आई कैप इस दिशा से प्रदर्शित किया जाता है तो परावर्तित प्रकाश का एकांक सदिश ज्ञात करो। आपतित प्रकाश की दिशा दे दी, परावर्तित प्रकाश की दिशा दे दी, और इसने क्या कहा है, देखो देखो आपतित प्रकाश का ये आई वेक्टर दिया है, इसने दर्पण रखा है एक्स जेड प्लेन में, प्लेन समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि दर्पण रखा है एक्स जेड प्लेन में, तो देखो दर्पण, ये जो दर्पण है वो सिंगल रेखा नहीं है, ये प्लेट है, समझो। ये क्या है, ये प्लेट क्या है, दर्पण, समझ गए। अब दर्पण की देखो, ये तो इसका क्या है, देखो ढंग से देखो, अरे छोटा लो यार, बड़ा हो गया ये ज्यादा, ये दर्पण है यार, ये चौकोर नहीं है, अरे समझ लो इसी से क्या दिक्कत है। देखो ये दर्पण है, अब मैंने दर्पण रख दिया, ये मिरर रख दिया, ठीक है। ये इसका क्या मान लिया, एक्स तल, और ये इसका जेड तल, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और जेड तल में रखा है, तो एक्स तल ये रहा, है ना, एक्स तल ये रहा इसका, जेड तल ये रहा, तो इसका जो वाई तल है, वाई तल कहाँ चले जाएगा, अभिलंब पर, लंबवत जाएगा कि नहीं जाएगा, वाई तल लंबवत। तो यही तुम्हें करना है, ये दर्पण लिया, ये दर्पण रख दिया एक्स जेड तल में, तो इसका जो अभिलंब जाएगा, ये अभिलंब होता है एन कैप, ये गया वाई तल में, वाई तल कह दो या वाई एक्सिस कह दो, वाई एक्सिस में, है ना, वाई एक्सिस में गया। इतना तुम्हें समझ आया क्वेश्चन से, ये समझना सीखे ना कि एक्स जेड में ये रखा है, तो वाई तल में क्या है, इसका विलंब गया, समतल दर्पण है तो इसके नीचे ये लगा दो, ठीक है। अब इसने कह दिया है कि आई जो थी, आई कैप वो था आई -2 जे कैप। क्वेश्चन लिख लेना पहले ही, क्वेश्चन पहले लिख लो, नोटबुक में क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर समझो, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखो, पीछे जाओ, और जो मैंने तुम्हें दिखाया है ना वहाँ, उस क्वेश्चन को लिखो, लिखने के बाद यहाँ आओ, ठीक है। अब ये आई कैप आया है तुम्हारे आई -2 जे कैप। अब देखो जे कैप की डायरेक्शन किस में होती है भाई, आई कैप तो होता है एक्स में, जे कैप होता है किस में, वाई में, किस में, वाई में, और के कैप होता है जेड में, है ना। तो यहाँ देखो एक्स की डायरेक्शन क्या है भाई, एक्स की दिशा तो ये है, और जेड की दिशा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ये प्लेन रखा है यार, इस पर काम कर रहे हैं अपन, ये को इसको अब अपन ने ऐसे रख दिया, तो अपन को सिर्फ एक्स एक्स तल दिख रहा है। देखो ये इसका एक्स तल है, ये इसका जेड तल है, जेड, है ना, जेड तल। तो देखो अब तुम्हें ऐसे ही प्लेन रख दिया, तो तुम्हें सिर्फ एक्स एक्स तल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, एक्स तल। जेड तल ये रहा जो दिख ही नहीं रहा, और एक्स तल के ऊपर तुम्हें ये जो वेक्टर लगा आ रहा है, ये तुम्हारा वाई तल है, अभिलंब, है ना। तो अब देखो, अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये समझो ये आई, ये अविलंब था, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो तुम्हें प्रकाश की किरण में ये जो ये वाला वेक्टर तुम्हें दिख रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये जो मैंने उंगली करके दिखाया, ये वेक्टर तुम्हें जो दिखा, ये वाला, ये किस तल में है, ये वाई तल में है, क्योंकि वाई तल ये रहा, तो वाई तल में ये वाला वेक्टर किस में है, वाई तल में, और ये वाला वेक्टर किस में है भाई, एक्स तल में, क्योंकि एक्स तल ये रहा ना, एक्स। देखो वेक्टर को तो कहीं भी लगा सकते हैं, वेक्टर को कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर था, देखो इसके दो वेक्टर थे, एक ये और एक ये, और है ना, ये देखो अब इसमें जो ऊपर वाला वेक्टर है, इसका ऊपर वाला वेक्टर बन रहा है, ये तो इसका वाई एक्स तल का, और ये जो नीचे वाला वेक्टर है इसका, ये है वाई तल में। जेड तल में वो वेक्टर नहीं है, जेड तल में वेक्टर होता तो अंदर जाता, अंदर, इसका अंदर, इसका अंदर, यानी इसको क्रॉस लगाते, क्या लगाते, क्रॉस, तो वो उसका अंदर वाला तो वेक्टर होता है, क्योंकि जेड तल ऐसे है, ऐसे ये वाला तल अंदर वाला, ये क्योंकि प्लेन अपन ने ऐसे रख रखा है ना, है ना। तो देखो अब इससे जो किरण आएगी,
किरण आएगी तो आई कैप तो है एक्स दिशा में, तो पॉजिटिव लेना है। तो अपन को पता है एक्स दिशा में पॉजिटिव ये होती है, वाई वाई दिशा में नेगेटिव कौन सा होगा, अंदर वाला। ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई, ये माइनस जे कैप है, ये प्लस जे कैप है, ये प्लस एक्स है, वो प्लस आई कैप है, ये माइनस एक्स आई कैप है, आई कैप। तो देखो माइनस जे कैप तो नीचे की तरफ देगा, माइनस जे कैप नीचे की तरफ डायरेक्शन देगा, और आई कैप ये देगा डायरेक्शन। समझ आई? ये तो एक्स में था, यानी ये आई कैप की डायरेक्शन है, और ये जे कैप की, माइनस जे कैप की, है ना, माइनस जे कैप की। अब माइनस जे कैप का परिमाण कितना है, -2। कितना है भाई, 2। दो कह दो या -2 कह दो, एक ही बात है ना। तो अब देखो तुमने जैसे ही ये डायरेक्शन लिखी, अब तुम्हें पता है कि यही वेक्टर परावर्तित होता है, और ये आई होता है, ये आर होता है, और आई और आर दोनों बराबर होते हैं, पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, पर नाम अलग अलग क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण ने बनाया हुआ कौन है, ये परावर्तित किरण ने बनाया हुआ कौन है। समझ आई, नाम अलग अलग क्यों है। अब देखो तुम्हें पता है कि ये जो किरण है ये वेक्टर फॉर्म में गति कर रही है, और इसके दो घटक कर दिए अपन ने, दो घटक, एक तो आई कैप में जा रहा है, एक जे कैप में जा रहा है। तो देखो सीधी बात बता दूं क्या तुम्हें, तुम्हें सिर्फ लंबवत घटक चेंज करना होता है, क्योंकि देखो चेंजिंग सिर्फ लंबवत एरिया में हो रही है, लंबवत एरिया में चेंजिंग इस एरिया में हो रही है सिर्फ। तो तुम्हें जो लंबवत घटक है ना, ये लंबवत घटक ये चेंज करना होता है। तो देखो जब तुम परावर्तित किरण का घटक लिखोगे ना, तो एक्स कैप होता है ना, चाहे वो इधर होता है चाहे इधर होता है, इसको चेंज नहीं करना है, एक्स इस घटक को चेंज नहीं करना है, क्योंकि समानांतर घटक चेंज नहीं होते। ये जो समानांतर घटक है ना, घटक वो नो चेंज होते हैं, ओनली लंबवत घटक चेंज होगा। तो देखो समानांतर घटक आई कैप तो ऐसे ही रहेगा, इसका परिमाण कितना है 1, और जे कैप उल्टा हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन के बाद किरण की दिशा बदली है ना, इस वेक्टर की दिशा यहाँ थी, इसकी दिशा उल्टी हो गई, हुई कि नहीं। तो इसमें जे कैप बदल जाएगा, जिसका परिमाण 2 था, और +2 परिमाण हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वेक्टर सदिश डायरेक्ट। तुम्हें समानांतर घटक नहीं बदलना है, सिर्फ कौन सा बदलना है, ये वाला घटक। समझ में आई? तुम्हें सिर्फ अभिलंब वाला घटक बदलना है। कौन सा, अभिलंब वाला। अब देखो ऐसे ही अगर ये एक क्वेश्चन होता है ना, इसमें तुम्हें ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आपतित किरण आ रही है तुम्हारी भाई, ये प्लेन रखा है वाई जेड तल में, ये जो समतल प्लेन है किस में रखा है भाई, वाई जेड प्लेन में रखा है। तो आपतित किरण आ रही है तुम्हारी 2i कैप -3j कैप +4k कैप में, है ना। तो 4k कैप में देखो वाई और जेड में प्लेन रखा है, तो जो इसका अभिलंब है किस तल में होगा भाई, अभिलंब किस तल में होगा, एक्स तल में, एक्स तल में। अब एक्स तल का कौन सा है घटक, ये। तो तुम्हें ये वाला, अब देखो एक्स तल का जो घटक है वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, तो इधर क्या कर देना है, इसको नेगेटिव में। जो अभिलंब वाला घटक होता है ना, वाई वाला, देखो यहाँ भी अपन ने सिर्फ अभिलंब वाला घटक चेंज किया था, यहाँ भी अपन को अभिलंब वाला घटक चेंज करना है, बाकी सब सेम रखना है, बाकी सब सेम रखना है। तो इस जो परावर्तित किरण होगी ना, आर किरण, आर किरण का वेक्टर होगा माइनस या प्लस आई कैप है, तो -2i कैप -3j कैप +4k कैप। ये दोनों घटक चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये समानांतर है। क्योंकि देखो दर्पण के समानांतर कौन सा घटक है, वाई घटक और जेड घटक। ये वाई घटक है, ये जेड घटक है, ये एक्स घटक है, एक्स घटक तल के लंबवत। तो अभिलंब वाला घटक चेंज होता है, इसकी जो दिशा थी उसकी उल्टी कर दो, परावर्तित किरण बन जाएगी। बनाना सीखे परावर्तित किरण। तो अब ये जल्दी से इसके आंसर से यहाँ से फोटो कॉपी कर लो, और तुम्हें जो जो समझ आया वो सब लिख लो, मैंने जो जो समझाया है वो सब लिख लो। और देखो वो ये सदिश है, सदिश का परिमाण निकाल लिया, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये उसकी दिशा लिखा दी, आर कैप, आर कैप की दिशा लिख दी। ये तो तुम्हें आता है भाई, ये भी लिख लो, है ना। और ये इम्पोर्टेंट वाला है ना, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, है ना। ये क्या है, बट यदि प्रकाश दर्पण के अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है, तो इसका विचलन 180 डिग्री होता है। यह यह अपने पथ का पुनः अनुसरण करता है। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, पहले लिख लो, इसको लिख लो जल्दी से। लिख लिया? तो चलो अब अपन बात करते हैं, इस लाइन को भी लिख लो, इसको भी लिख लो जल्दी, है ना। लिख लिया? चलो
है ना। तो अब मेरी बात समझो, लिख लिया ना तुमने। तो मैं तुम्हें विचलन समझाता हूँ। क्या विचलन? क्या समझाता हूँ विचलन? देखो, प्रकाश ऐसे जा रहा था, है ना, और यहाँ कोई मीडियम आ गया, है ना। मीडियम आने के कारण प्रकाश जाना ऐसे चाहिए था, पर चला ऐसे गया। तो जो इसने यहाँ से यहाँ तक जो प्रकाश का ये जो थीटा दिया है, ये इसका विचलन है। कौन? यानी इतना विचलित हो गया। क्या हो गया? इतना विचलित। अब देखो, ये तो अपवर्तन का केस बताया मैंने तुम्हें। परावर्तन में क्या होता है? ये समतल दर्पण, परावर्तन में अपवर्तन होता ही नहीं है। समतल दर्पण के कारण प्रकाश इस कोण पर आता है और इस एंगल पर निकल जाता है। अपन को पता है कि ये होता है अभिलंब और ये इसका थीटा होता है, ठीक है। तो देखो, प्रकाश ऐसे आया, लेकिन अगर प्रकाश यहाँ मीडियम नहीं होता तो प्रकाश कैसे जाता? ऐसे। कैसे जाता? ऐसे, है ना। ऐसे जाता, बिल्कुल। जाता कि नहीं जाता भाई? भाई जाता कि नहीं जाता? है भाई, प्रकाश जाता कि नहीं जाता? है ना। तो देखो, प्रकाश जाता कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता। तो देखो, अभी ये वेक्टर इसका, ये आई वेक्टर मान लो, ये इसका माइनस जे वेक्टर मान लो, है ना। मान लिया, आई वेक्टर मान लिया, ये इसका जे वेक्टर मान लिया। तो देखो, तुम्हें यहाँ पता है कि ये आई वेक्टर तो ये ऐसे कैसे रहेगा, जे वेक्टर उल्टा हो जाएगा, सॉरी इधर से उल्टा, प्लस जे वेक्टर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो जो विचलन आएगा, देखो आई वेक्टर में कोई विचलन नहीं आया, विचलन आया है जे वेक्टर में। तो जे वेक्टर में जो विचलन आता है वो वही तो क्या होता है? असली विचलन। यानी जे कितना चेंज हुआ उसका वही, यही तो होता है विचलन। तो जो विचलन कोण है वो है इतना, ये है डेल्टा, इसे कहते हैं विचलन कोण। यहाँ से यहाँ तक का जो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि किरण जानी ऐसी चाहिए थी, चली ऐसे गई। तो ये जो कोण होता है विचलन होता है। अब इस कोण को कैसे निकाला जाता है वो मैं निकालना तो सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम विचलन समझो पहले क्या होता है। विचलन क्या होता है कि किरण कितनी परिवर्तित हो गई, कितनी परिवर्तित हो गई, इतनी परिवर्तित हो गई। अब देखो, कोई किरण है, वो अभिलंब है, अभिलंब पर आई और अभिलंब से आके सीधा चली गई, तो विचलन कितना हुआ? विचलन देखो, आई आई और गई में विचलन ये होता है, तो आई और गई में विचलन हो गया 180 डिग्री का। कितना हो गया? 180 डिग्री का। कितना हो गया? 180 डिग्री का। कितना हो गया भाई? 180 डिग्री का, क्योंकि कोण आई बराबर 0, कोण आर बराबर 0। पर दोनों को देखो, आई कोण का माइनस जे कैप, इसका प्लस जे कैप, और माइनस जे कैप में से प्लस जे कैप जाएगा ना जब 180 डिग्री का कोण आएगा। क्योंकि देखो, एक वेव होती है ना, वो वेव वापस अपनी जगह पर आने में, वापस अपनी जगह, दोनों का परिमाण कितना है? 0। तो ये वेव देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, 45, 90, है ना, और फिर ये 180। तो ये 180 डिग्री का कोण लेती है वापस अपनी जगह पर आने में वेव। तो एक वेव वापस उल्टी अपने उसी परिमाण पर आई, तो कितना डिग्री का कोण लिया? 180। और देखो, ये दिख भी रहा है, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे। तो चांद बनाओगे ना, तो ये 0 डिग्री यहाँ होगा तो 180 यहाँ होगा, और 0 यहाँ होगा तो 180 ऐसे होगा चांद का। तो दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो तो 180 डिग्री का एंगल होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें विचलन कितना है? 180 डिग्री। अब देखो, यही समझो, एक ये अभिलंब और आपतित किरण लगभग इससे इतनी आई और इतनी चली गई। किस पे आई? इस पे आई और इस पर ही चली गई। बिल्कुल, देखो ये आई, ये चली गई। तो विचलन कितना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर विचलन कितना हुआ? यहाँ पर विचलन कितना हुआ? 0 डिग्री। कितना हुआ विचलन? 0 डिग्री। क्योंकि देखो, दिशा देखो वेक्टर की, आपतित किरण की दिशा इतनी, इसकी परावर्तित किरण की दिशा भी इधर। तो देखो, इस सतह से विचलन कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर डी कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है भाई? 0 डिग्री विचलन है। 0 डिग्री विचलन है, क्योंकि देखो 90 पर ही आई है और 90 पर ही निकल गई। विचलन 0 डिग्री सतह से मापा जाता है विचलन, है ना।
तो विचलन समझा। अब तुम्हें विचलन कोण निकालना सीखना होगा। क्या निकालना होगा भाई? विचलन कोण निकालना सीखना होगा। तो तुम्हें विचलन तो समझ आया है ना? तुम्हें विचलन तो समझ आया कि विचलन क्या होता है ना? तो तुम्हें अब विचलन कोण निकालना सीखना होगा, है ना? तो देखो देखो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, फिर इसे जाना यहाँ ऐसे चाहिए था लेकिन चली ऐसे गई। तो जो इसका ये थीटा होता है, ये इसका क्या होता है? विचलन कोण, है ना? तो देखो ये इसका थीटा हुआ, ये है इसका विचलन कोण। क्या है भाई? विचलन कोण। और ये क्या है? विचलित प्रकाश। विचलित प्रकाश क्या है? विचलित प्रकाश। और देखो ये थीटा है, तो देखो इस पॉइंट पर वापस इस किरण को आने में कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक वृत्त की परिधि वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसमें से इतना घटा दो, थीटा घटा दो, तो 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो देखो ये जो कोण है, इस कोण को अपन कैसे नापेंगे? देखो जानी ऐसे चाहिए थी, चली ऐसे गई, तो ये है ऐसे, यानी ये ऐसे नपेगा और ये नपेगा ऐसे। दोनों की डायरेक्शन अलग है। ये जो कोण नापा है ये है क्लॉकवाइज में, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी ऐसे थोड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे 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 चलती है घड़ी भाई। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। और ये जो घुमाव है ना, ये जो घुमाव है देखो, ये वाला, ये जो क्या है? क्लॉकवाइज है। और ये क्या है? ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन है जो एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज कौन है? 360 डिग्री माइनस एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 360 माइनस थीटा क्लॉकवाइज कितना हो गया? थीटा। समझ आई बात? तो समझ आई बात? दोनों विचलन कौन है? ये भी विचलन कौन है, ये भी विचलन कौन है, पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आई विचलन निकालना? अब देखो, है ना, विचलन निकालो। और विचलन, अब जब भी तुम्हें विचलन कोण निकालना होता है तो हमेशा एक डायरेक्शन में लेना। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दोनों कोण क्लॉकवाइज लेने हैं, तीनों कोण क्लॉकवाइज लेने हैं। कैसे लेने हैं ऐसे सब देखो। ये एक है, ये प्रकाश की किरण आई, जानी ऐसे चाहिए थी, है ना, चली ऐसे गई। कैसे? ऐसे चली गई। फिर यहाँ दोबारा माध्यम परिवर्तित हुआ, जानी ऐसे चाहिए थी पर चली ऐसे गई। तो दो जगह माध्यम परिवर्तित हुआ है इस किरण का। तो देखो इस जगह से इसका कोण, देखो जहां जानी चाहिए थी वहां से जहां गई है वहां तक का कोण होता है क्लॉकवाइज में। ये हो गया थीटा 1 क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में। अब देखो जहां जानी यहाँ चाहिए थी, गई ऐसे, तो ये जो कोण है ये एंटी क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज में थीटा 2। थीटा 2 क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ देखो डेल नेट निकलेगा, जो क्या होगा? डेल नेट निकलेगा। वो थीटा 1 अब जिसमें से बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अगर थीटा 1 बड़ा है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 करो, और लास्ट डायरेक्शन किसकी आएगी? जो बड़ा है उसके हिसाब से क्लॉकवाइज। अगर थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 छोटा है, तो लास्ट डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, बड़े के हिसाब से। देखो डायरेक्शन कहाँ लिखनी है? प्रकाश जाना ऐसे चाहिए था, पर यहाँ इस पॉइंट पर प्रकाश ऐसे चलेगा। तो जाना चाहिए था उससे वहां से स्टार्ट करना है तीर, और जहां गया है वहां तक का थीटा। प्रकाश जाना ऐसे चाहिए था, चला ऐसे गया। तो देखो जाना ऐसे चाहिए था, तो यहाँ से उठाओ और यहाँ लगाओ, ये थीटा होगा। तो इसके इसके इसकी डायरेक्शन की तरह एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन की तरह क्लॉकवाइज। समझ में? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझना सीखे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एक समतल दर्पण हाईएस्ट विचलन कितना बना रहा था? हाईएस्ट विचलन जब बना रहा था, जब वो प्रकाश की किरण सीधी आए और सीधी जाए, तो हाईएस्ट विचलन प्रकाश की किरण का 180 था। और लोएस्ट विचलन कब बना रहा था? जब सतह के संपर्क में आए और सतह के संपर्क से निकल जाए, 0। तो एक समतल दर्पण विचलन कर सकता है, विचलन कहाँ तक कर सकता है? 0 डिग्री एंगल से, इससे कम नहीं कर सकता, है ना। ये विचलन कौन है? और इससे ज्यादा नहीं कर सकता 180, यानी लास्ट विचलन 180 का होगा। 0 से 180 के बीच विचलन करेगा समतल दर्पण। ये समतल दर्पण की क्या है? परास विचलन की क्या है? समतल दर्पण के विचलन की परास है। ये क्या है भाई? समतल दर्पण के विचलन की
परास है ये। अब तुम्हें समतल दर्पण का विचलन करना सीखे, डेल्टा नेट निकालना सीखा। डायरेक्शन हमेशा याद रखना विचलन की डायरेक्शन। देखो कहाँ से कैसे बनानी है, जाना ऐसे चाहिए था, गया ऐसे प्रकाश, तो यहाँ से जाना चाहिए था उस दिशा से, उधर लो और फिर थीटा लिखो, और इसकी जो डायरेक्शन है उसको लिखो। ये किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज लिखो। समझ में आई? तो तुम्हें अब मैं समतल दर्पण के द्वारा विचलन निकालना सिखाता हूँ। देखो समतल दर्पण के हेडिंग, अब देखो ये तुमने पहले यहाँ तक लिखो, लिखो, वीडियो रोक के लिखो, लिख लिया ना। अब हेडिंग डालो समतल दर्पण के द्वारा विचलन। क्या डालो हेडिंग? समतल दर्पण के द्वारा विचलन। तो देखो समतल दर्पण, अभिलंब एन कैप, ठीक है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है, जानी ऐसे चाहिए थी, अपन को बताएं, जानी ऐसे चाहिए थी, तो जानी से लेके और जो कई है उसकी तरफ जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, डेल, ये होगा विचलन कौन, डायरेक्शन। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख दी अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख दी। अब देखो जानी ऐसे चाहिए थी, कहीं ऐसे, है ना, तो देखो ये सीधी रेखा है, क्या है, सीधी रेखा। ये क्या है, अभिलंब, तो देखो अभिलंब है तो ये कोण कितना हो गया, 90 का, ये कोण कितना हो गया, 90 का, ये कोण हो गया आई, है ना, आई, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये कोण आई है तो देखो ये भी कोण कितना होगा, आई, क्यों, क्योंकि x बन रहा है ना भाई, x के दोनों कोण ये आई है तो ये भी आई होगा, है ना, x बन रहा है तो ये भी आई होगा, ठीक है, आई लिख दिया। ये r है, ये r वेक्टर है ना। और अपन जानते हैं i बराबर क्या होता है, r, i बराबर क्या होता है, r। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना का होगा, 90 का, तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस आई, कितना बचा भाई, 90 माइनस आई, बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा भाई, बिल्कुल बचा, 90 माइनस आई। और देखो, अरे यार नहीं समझ आया क्या, देखो ये अभिलंब होता है तो ये 90 डिग्री का कोण, अभिलंब तो 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा। अब देखो तुम्हें ये कोण दिया है तुम्हें आई, है ना, और ये कोण भी तुम्हारा आई है, आई, तो देखो 90 डिग्री में से आई गया तो ये कोण कितना बचा, 90 माइनस आई, क्योंकि आई बराबर आर है, आई बराबर आर है। तो देखो ये 90 पूरा 90 का था, इस तरह समझो, ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। अब इसमें से मैंने ये परावर्तित किरण बना दी और ये एंगल मैंने लिख दिया आई, क्या कर दिया, आई, आई से कर रहे हैं अपन, है ना, तो आर बराबर आई कर रहे हैं, है ना, तो आई कर लिया, तो ये एंगल कितना बचा बता सकते हो, तो 90 माइनस आई बचा कि नहीं बचा, ठीक है बच गया, तो ये एंगल कितने हो गया, 90 माइनस आई, आई, आई हुआ कि नहीं हुआ, 90 माइनस आई हो गया। अब देखो तुम्हें पता है कि ये जो परावर्तित, जो जानी किरण कैसे चाहिए थी, ऐसे, लेकिन चली कैसे गई, ऐसे, तो ये आई, तो ये भी अभिलंब से जा रही है तो ये भी आई, क्योंकि एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है तो ये आई। अब अपन को पता है कि ये एंगल है टोटल है 90 डिग्री का, इसमें से ये बचा आई, तो ये नहीं निकाल सकते 90 माइनस आई, हाँ, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस आई, ये भी 90 माइनस आई, तो डेल्टा टोटल कितना है, डेल डेल कितना हो गया, 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई, 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई, आई से आई गया, डेल यहाँ पर आ गया, अरे सॉरी, आई से आई घटेगा जुड़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं, जुड़ेंगे भाई, माइनस माइनस होंगे, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 90, ये प्लस प्लस में जुड़ गया, 180 फैक्टर में है ना ये, तो 90 माइनस माइनस 2i, सॉरी 2i आएगा, 2i, है ना, 2i कौन, तो डेल इतना आ रहा है, कितना, ये आई माइनस में है तो जुड़ जाएंगे ना माइनस में भाई, माइनस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और कितने
इसकी डायरेक्शन कितनी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बना लोगे यार, खुद बना लोगे, समझ आए, नहीं आया क्या? अरे यार, ये अभिलंब 90 डिग्री पर होता है। ये कौन था, आई आपतित किरण का, ये चांदी ऐसे चाहिए थी, तो ये कौन भी आई होगा, है ना, आई होगा। अब ये गई ऐसे, तो ये कौन भी आर बराबर आई है। अब देखो ये 90 डिग्री का है, तो ये बचा कितना, 90 माइनस आई। ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस फिर बचा आई, 90 माइनस फिर बचा आई, क्योंकि मैंने आर बराबर आई लिया है। तो डोल डेल डेल नेट कितना हो जाएगा, डेल नेट, अब देखो डेल नेट कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 2 आई हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे जब, 90 प्लस 90 माइनस आई और प्लस 90 माइनस आई, तो देखो माइनस आई माइनस 2 आई, 90 प्लस 90 180। ये और एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। लिख दोगे क्या? अरे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? अरे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख दोगे। अब देखो ये डेल नेट का अपना ग्राफ बनाए, क्या बनाते भाई, ग्राफिंग। देखो तो देखो ये डेल बराबर 180 माइनस 2 आई, तो देखो वाई बराबर एम एक्स और माइनस सी, ये वाला क्या समीकरण आया, यानी सी तो है इसका, इस ग्राफ का क्या है, क्या कहते हैं इसे, सी को क्या कहते हैं यार, भूल गया मैं, सी को कहते क्या है। ये देखो इसकी स्लॉप कैसी है, -2 स्लॉप क्या है, स्लॉप नेगेटिव है, यानी tan थीटा 90 से ज़्यादा होगा, स्लॉप नेगेटिव है। एक्स क्या है, आई दिशा में, ये एक्स ये तो है आई कैप, और वाई दिशा में क्या है, डेल, वाई दिशा में डेल का इसका जो वो है, क्या कहते हैं, मध्यांश अभिलंब, क्या कहते हैं, सी को कहते क्या है, भूल गया मैं, अभी खंड कहते हैं, अभी खंड बंड, कुछ और ही निकल जाएगा मेरे मुंह से। तो सी होता है नहीं, ये होता है ये वाला सी, और सी अधिकतम कितना है, 180, और पॉजिटिव में है, देखो सी पॉजिटिव में है ना, ग्राफ बनाना सीखो। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव tan थीटा होना चाहिए 90 से ज़्यादा, तो tan थीटा क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप नेगेटिव, और जो स्लोप क्या है, नेगेटिव, है ना, तो स्लोप 180 से जाएंगे अपन, 180 से। अब देखो डेल और इसके बीच में कितना है एंगल, 180, है ना, 180 अधिकतम, और ये 0, 180 और 0, तो देखो ये तो इसकी परास आ गई 0 से 180। देखो 0 एंगल से स्टार्ट हुआ, और कहाँ पर है, 0 से 180 के बीच में डेल है ना, और ये कहाँ है, देखो ये देखो 0 और ये 90 पर है, 90 आई गए, तो 0 0 90, 0, ये इसकी परास आ गई, ठीक है, आई कैप की। देखो यही तो होता है आई वेक्टर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, 0 से 90 तक, तो इसकी परास भी लिख दी अपन ने, 90 से 0, अरे सॉरी 90 से 0 लिखिए, देखो 90 0, 90 मतलब अधिक, सबसे कम 90 फिर 0। देखो अभिलंब मापा कहाँ से जाता है, यहाँ से, ये, अरे यार ये मापा कहाँ से जाता है, यहाँ से, तो ये यहाँ होगा, तो 90, क्योंकि ये तो कौन 90 हो गया ना, पूरा टोटल 90 से फिर 0 पे आएगा, समझ में आई बात है। तो तुम्हें ये भी लिख लेता है क्या, समतल दर्पण के कारण विचलन, ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बाद में करा दूंगा भैया। पहले ऊपर का लिखो, ऊपर का लिख लिया, है ना, ऊपर का लिखो सब कुछ, फिर ये नीचे का लिखो यार, दिखाना पड़ रहा है, ये नीचे का लिखो, पूरा समझ आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लिखो, ये तुम्हें सब हो जाएगा। ये ऊपर की हेडलाइन लिख ली। अब मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें बना के दे देता हूँ, अगर करना तुम रफ कॉपी में ट्राई हो जाए तो। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 मिरर है, ठीक है, ये मिरर है एक, ये भी एक माइरर है, माइरर, ये M1 है, मिरर 1, ये मिरर 2 है, ठीक है। तो इसमें जो किरण आ रही है ना, वो ये देखो मिरर रखे हैं 40 डिग्री पर,
कितने 40 डिग्री पर। और जो किरण इस जगह पे आ रही है, ये मिरर इसका अभिलंब यहाँ बना दिया मैंने। इसके जो किरण आ रही है ना, अभिलंब से जो किरण आ रही है ना, ये किरण ये आ रही है 30 डिग्री पर। किस पर? 30 डिग्री पर। अब तुम्हें पता है ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। तो देखो ये 30 पर आई है तो 30 पर ही जाएगी, ऐसे 30 पर ही जाएगी यहाँ से, है ना। अब देखो ये 30 है तो ये बचा कितना, देखो ये 90 का होगा तो ये 30, ये बचा 60। तो देखो ये 60 से ये किरण, अब तुम्हें ये वाला एंगल निकालना होगा। कौन सा? देखो इसका अभिलंब कैसा होगा, ये अभिलंब, इसका एंगल ये होगा अभिलंब। अब तुम्हें देखो ये 60 है, ये 40 है, तो तुम्हें ये वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला। और फिर ये अभिलंब से कितना होता है 90 डिग्री पर। फिर 90 में से ये घटा के तुम्हें इसका आपतन किरण पॉइंट निकालना होगा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल तुम निकाल लोगे जब तुम्हें इसका क्या निकालोगे, परावर्तन कोण। ये इसका होगा, तो यहाँ इसका परावर्तन कोण निकाल लोगे ना, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण निकाल लोगे तो देखो ये किरण जानी ऐसे चाहिए थी, है ना, पर गई ऐसे, तो ये इसका विचलन होगा del 2, है ना। ये किरण जानी ऐसे चाहिए थी, गई ऐसे, है ना। गई कैसे? ऐसे, तो ये इसका विचलन हो गया। देखो गई ऐसे तो इसका हो गया del 1, और जानी ऐसे चाहिए थी del 1। तो देखो ये भी किसमें है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी किसमें है, ये देखो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये del 1 निकालना है तुम्हें, ये del 2 निकालना है, ये del 1 निकालना है, ये del 2 निकालना है। ठीक है, del 1 और del 2 तुम्हें निकालना है। देखो इसमें मैंने ये तो बता दिया कि ये 60 डिग्री का होगा, तो तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये निकाल दोगे तो तुम ये del 1 निकाल दोगे, फिर तुम del 2 निकालना, फिर तुम लास्ट में निकालना डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, del 1 प्लस del 2। अब ये दोनों क्लॉकवाइज हैं तो जुड़ जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें निकालना है ये। अब तुम इस क्वेश्चन को कर पाओ तो तुम्हारी मर्जी है, मर्जी है, हो जाए तो तुमसे। तुम्हें बस एंगल का खेल समझना है, अगर तुमने कर दिया तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, मजे आ जाएंगे ना। ठीक है, तो देखो तुम्हें रे ऑप्टिक्स का, अब देखो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए रे ऑप्टिक्स की। अब अपन फास्ट चलेंगे रे ऑप्टिक्स में। ठीक है,